नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक एक्सप्रेस। आज की ऑडियो बुक में हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जिसने एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया। डेविड ओगिलवी की लेजेंडरी बुक कन्फेशंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन। लेकिन इस किताब को सिर्फ एडवर्टाइजर्स के लिए मत समझिए। अगर आप बिजनेस चलाते हैं, अगर आप सेल्स करते हैं, अगर आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, अगर आप पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं, या फिर आप ये समझना चाहते हैं कि आखिर लोग किसी चीज को खरीदने का फैसला क्यों लेते हैं, तो ये किताब आपके लिए बेहद उपयोगी हो सकती है। क्योंकि ओगिलवी का सबसे बड़ा सवाल था, हम लोगों का ध्यान कैसे आकर्षित करें। लेकिन उनका असली सवाल इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। ध्यान आकर्षित करने के बाद हम लोगों को विश्वास कैसे दिलाएं कि हमारा प्रोडक्ट उनके लिए सही है। और अटेंशन और पर्सुएजन के बीच यही फर्क है। आज हम इस ऑडियो बुक में जानेंगे एक पावरफुल एडवर्टाइजमेंट की शुरुआत कहां से होती है, कस्टमर के दिमाग को कैसे समझा जाता है, एक ऐसी हेडलाइन कैसे बनाई जाती है जिसे लोग पढ़ने के लिए रुक जाए, एक साधारण प्रोडक्ट को मेमोरेबल ब्रांड कैसे बनाया जाता है, क्रिएटिविटी और सेल्स के बीच सही बैलेंस क्या है, रिसर्च एडवर्टाइजिंग को इतना पावरफुल क्यों बनाती है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या एक एडवर्टाइजमेंट सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने के लिए होता है या उसका असली काम कुछ बेचने का होता है। डेविड ओगिलवी का जवाब बहुत स्पष्ट था। एडवर्टाइजिंग का काम सिर्फ लोगों को प्रभावित करना नहीं है। एडवर्टाइजिंग का काम है सही व्यक्ति तक सही मैसेज पहुंचाना, उसे वास्तविक वैल्यू समझाना और उसे एक्शन लेने के लिए प्रेरित करना। तो तैयार हो जाइए, अगले कुछ मिनटों में हम एडवर्टाइजिंग की दुनिया के उन सीक्रेट्स को समझने वाले हैं जो सिर्फ एडवर्टाइजर्स ही नहीं बल्कि हर एंटरप्रेन्योर, क्रिएटर, मार्केटर और बिजनेस ओनर के लिए बेहद वैल्यूएबल है। तो अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक ब्लैंक पेज है। आपके पास एक प्रोडक्ट और एक ऑडियंस है और उनका ध्यान जीतने के लिए आपके पास सिर्फ कुछ सेकंड्स है। अब सवाल यह है, उस ब्लैंक पेज पर आप क्या लिखेंगे? यही सवाल डेविड ओगिलवी ने अपनी पूरी करियर में बार बार पूछा और आज हम उनकी किताब कन्फेशंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन के माध्यम से उसी सवाल का जवाब खोजने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी किताब की यात्रा जो आपको एडवर्टाइजमेंट देखना ही नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी साइकोलॉजी को समझना सिखाएगी। किताब की कई मूल शिक्षाएं आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंसान का व्यवहार, उसकी इच्छाएं, उसकी समस्याएं और किसी प्रोडक्ट को खरीदने का उसका मनोविज्ञान बहुत ज्यादा नहीं बदला है। डेविड ओगिलवी का मानना था कि विज्ञापन केवल सुंदर तस्वीरें, आकर्षक शब्द या मनोरंजन नहीं है। विज्ञापन का असली उद्देश्य है लोगों का ध्यान आकर्षित करना, उन्हें सही जानकारी देना, उनके लिए प्रोडक्ट की उपयोगिता स्पष्ट करना और अंततः उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित करना। यही इस पूरी किताब का केंद्रीय विचार है। ओगिलवी क्रिएटिविटी के खिलाफ नहीं थे, बल्कि वे महान क्रिएटिविटी के समर्थक थे। लेकिन उनके लिए क्रिएटिविटी तभी मूल्यवान थी जब वो बिजनेस रिजल्ट पैदा करे। उनका सवाल ये नहीं था कि क्या लोगों को मेरा एडवर्टाइजमेंट पसंद आया, बल्कि सवाल था क्या इस एडवर्टाइजमेंट ने लोगों को प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रेरित किया। और यही अंतर एक साधारण एडवर्टाइजमेंट और एक प्रभावी एडवर्टाइजमेंट के बीच होता है। डेविड ओगिलवी की पहली बड़ी सीख लीडरशिप से जुड़ी है। उनके अनुसार एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाना किसी भी दूसरी क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन को चलाने जैसा है। आपके पास इंटेलिजेंट लोग होंगे, आपके पास राइटर्स होंगे, डिजाइनर होंगे, रिसर्चर्स होंगे, सेल्स प्रोफेशनल्स होंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन सभी लोगों के पास अपना ईगो, अपनी राय और अपनी क्रिएटिविटी होगी। इसलिए एक अच्छे लीडर का काम हर व्यक्ति को कंट्रोल करना नहीं है। अच्छे लीडर का काम ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जिसमें टैलेंटेड लोग अपना सबसे अच्छा काम कर सकें। ओगिलवी मानते थे कि किसी क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन में डर का वातावरण क्रिएटिविटी को नष्ट कर देता है। अगर कर्मचारी अपने मैनेजर से इतना डरता है
कि वो अपनी असली राय नहीं बता सकता, तो ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। इसलिए लीडर को अपने लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए। उसे ये महसूस कराना चाहिए कि तुम अपनी राय रख सकते हो, तुम मुझे डिसएग्री कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास बेहतर आइडिया है तो उसे सामने रखो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। ओगिलवी क्रिएटिविटी और डिसिप्लिन दोनों को महत्वपूर्ण मानते थे। उनके अनुसार टैलेंटेड व्यक्ति होना पर्याप्त नहीं है। आपको समय पर काम पूरा करना होगा, आपको फैक्ट्स समझने होंगे, आपको क्लाइंट की जरूरत समझनी होगी, आपको अपने काम की जिम्मेदारी लेनी होगी और सबसे महत्वपूर्ण, आपको परिणाम देना होगा। एडवर्टाइजिंग बिजनेस में केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि हमने बहुत क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट बनाया। अंतिम सवाल हमेशा यही रहेगा, क्या इससे बिजनेस को फायदा हुआ? एक ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी उसके लोगों की क्वालिटी पर निर्भर करती है। ओगिलवी का मानना था कि टैलेंटेड और इंटेलिजेंट लोगों को हायर करना सबसे महत्वपूर्ण मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से एक है। लेकिन केवल इंटेलिजेंस पर्याप्त नहीं है। एक अच्छे एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल में क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए। उसे नई चीजें सीखने की इच्छा होनी चाहिए। उसे लोगों को ऑब्जर्व करना चाहिए। उसे बाजार समझना चाहिए। उसे साइकोलॉजी समझनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, उसे अपने काम के प्रति पैशन होना चाहिए। ओगिलवी ऐसे लोगों को पसंद करते थे जो केवल नौकरी करने के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि अपने प्रोफेशन में मास्टरी हासिल करना चाहते थे। अगर कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का स्पेशलिस्ट बन जाता है तो वो सामान्य व्यक्ति से बहुत अधिक वैल्यूएबल हो सकता है। अगर कोई एडवर्टाइजर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को वर्षों तक समझता है तो वो कंज्यूमर साइकोलॉजी, ऑटोमोबाइल बायर्स की प्रेफरेंसेस, प्राइसिंग, कंपटीशन और मार्केट बिहेवियर को गहराई से समझ सकता है। ऐसा व्यक्ति केवल एडवर्टाइजमेंट नहीं लिखता, वो बिजनेस को समझकर एडवर्टाइजमेंट बनाता है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए पहला सवाल होता है, क्लाइंट कहां से आएंगे? ओगिलवी ने अपनी एजेंसी शुरू करते समय यह समस्या खुद अनुभव की थी। नई एजेंसी के पास रेपुटेशन नहीं होती, बड़े क्लाइंट्स आपके बारे में नहीं जानते और मार्केट प्लस में पहले से बड़ी एजेंसीज मौजूद होती है। तो नई एजेंसी क्या करे? ओगिलवी की रणनीति थी कि एजेंसी को इनविजिबल नहीं रहना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि आप कौन हैं, लेकिन पब्लिसिटी और रेपुटेशन के बीच फर्क है। सिर्फ अपने बारे में बोलते रहना पर्याप्त नहीं है। आपको ऐसा काम करना होगा जिसे लोग याद रखें। एक नया एंटरप्रेन्योर भी यही सीख सकता है। अगर आपने नया बिजनेस शुरू किया है तो केवल ये मत सोचिए कि लोग खुद मेरे पास आएंगे। आपको अपने बिजनेस को मार्केट करना होगा। लोगों को बताना होगा कि आप कौन हैं, आप क्या समस्या सॉल्व करते हैं, आपकी सर्विस या प्रोडक्ट दूसरों से बेहतर क्यों है, और सबसे महत्वपूर्ण, आप ग्राहक को क्या लाभ देते हैं। हर क्लाइंट अच्छा क्लाइंट नहीं होता। ये ओगिलवी की महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है। कई बिजनेसेस केवल रेवेन्यू देखकर क्लाइंट स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन बाद में वही क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए समस्या बन जाता है। अगर क्लाइंट हर छोटी चीज में अननेसेसरी इंटरफेरेंस करता है, एजेंसी की एक्सपर्टीज पर भरोसा नहीं करता, बार बार डायरेक्शन बदलता है या खराब प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करता है, तो क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना कठिन हो जाता है। इसलिए बिजनेस ओनर को भी ये समझना चाहिए कि हर पैसा अच्छा पैसा नहीं होता। कभी कभी गलत कस्टमर को मना करना लॉन्ग टर्म में बेहतर होता है। ओगिलवी के अनुसार अच्छे क्लाइंट और एजेंसी के बीच रिलेशनशिप पार्टनरशिप जैसा होना चाहिए। क्लाइंट को बिजनेस और प्रोडक्ट की जानकारी देनी चाहिए, एजेंसी को एडवर्टाइजिंग की एक्सपर्टीज देनी चाहिए। दोनों का लक्ष्य एक होना चाहिए, बिजनेस को सफल बनाना। क्लाइंट को हासिल करना मुश्किल है, लेकिन उसे लंबे समय तक बनाए रखना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है रिजल्ट। अगर एडवर्टाइजमेंट अच्छा दिखता है लेकिन सेल्स नहीं बढ़ती तो क्लाइंट अंततः सवाल करेगा, लेकिन अगर कैंपेन बिजनेस को मजबूत करता है तो क्लाइंट आपके साथ लंबे समय तक रह सकता है। इसलिए ओगिलवी की सोच में क्लाइंट रिलेशनशिप केवल सोशल रिलेशनशिप नहीं था,
ये बिजनेस रिलेशनशिप था। एजेंसी को क्लाइंट के बिजनेस को समझना चाहिए, उसे क्लाइंट के कॉम्पिटिटर्स को समझना चाहिए, उसे कंज्यूमर को समझना चाहिए, उसे प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस समझनी चाहिए और फिर एडवर्टाइजमेंट बनाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, क्लाइंट के बिजनेस को अपना बिजनेस समझिए। जब एजेंसी का व्यक्ति क्लाइंट के बिजनेस को अपना बिजनेस मानकर सोचता है, तब उसके आइडियाज ज्यादा मीनिंगफुल हो जाते हैं। अब ओगिलवी दूसरी तरफ देखते हैं। अगर एडवर्टाइजिंग एजेंसी को अच्छा काम करना है तो क्लाइंट को भी अच्छा क्लाइंट बनना होगा। क्लाइंट को एजेंसी को सही इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, प्रोडक्ट की वास्तविक स्थिति बतानी चाहिए, टारगेट कस्टमर कौन है यह स्पष्ट करना चाहिए, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स स्पष्ट होने चाहिए, बजट स्पष्ट होना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, एजेंसी को अपना काम करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। अगर क्लाइंट हर व्यक्ति से अलग अलग ओपिनियन लेकर एडवर्टाइजमेंट बदलता रहे तो कैंपेन कमजोर हो सकता है। ओगिलवी कमिटी से सावधान रहने की सलाह देते थे, क्योंकि जब बहुत सारे लोग किसी क्रिएटिव आइडिया पर अपनी अपनी राय देने लगते हैं तो ओरिजिनल आइडिया धीरे धीरे कमजोर हो सकता है। एक अच्छे क्लाइंट को अपने एक्सपर्ट्स पर भरोसा करना चाहिए। अब हम किताब के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। एक महान एडवर्टाइजिंग कैंपेन की शुरुआत एडवर्टाइजमेंट से नहीं होती, उसकी शुरुआत होती है रिसर्च से। ओगिलवी खुद रिसर्च ओरिएंटेड व्यक्ति थे। उनका विश्वास था कि एडवर्टाइजर को अनुमान के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए जब फैक्ट्स उपलब्ध हो सकते हों। आपको जानना चाहिए ग्राहक कौन है, वो प्रोडक्ट क्यों खरीदता है, वो प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीदता, उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, उसे किस बेनिफिट की जरूरत है, कॉम्पिटिटर्स क्या ऑफर कर रहे हैं और आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो कंज्यूमर के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। यहीं से एक पावरफुल कैंपेन की शुरुआत होती है। किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट बनाने से पहले प्रोडक्ट को अच्छी तरह समझना जरूरी है। अगर आप प्रोडक्ट को नहीं जानते तो आप उसके लिए कन्विंसिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं बना सकते। मान लीजिए आप एक टूथपेस्ट का एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं, तो केवल ये कहना कि ये सबसे अच्छा टूथपेस्ट है किसी काम का नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ये टूथपेस्ट वास्तव में किस समस्या को सॉल्व करता है। क्या ये कैविटीज कम करने में मदद करता है, क्या ये सेंसिटिविटी के लिए है, क्या इसका फ्लेवर बेहतर है, क्या इसमें कोई विशेष इंग्रेडिएंट है, क्या इसका उपयोग किसी खास कस्टमर ग्रुप के लिए बेहतर है। यानी एडवर्टाइजमेंट को क्लेम से ज्यादा रीजन चाहिए। कंज्यूमर को यह समझना चाहिए कि मुझे ये प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए। ओगिलवी का कंज्यूमर के प्रति बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण था। एडवर्टाइजर को यह नहीं सोचना चाहिए कि कंज्यूमर आसानी से किसी भी चमकदार स्लोगन से प्रभावित हो जाएगा। कंज्यूमर इंटेलिजेंट है, वो तुलना करता है, वो कीमत देखता है, वो रिव्यूज देखता है, वो दूसरे प्रोडक्ट्स देखता है, वो अपने अनुभवों को याद रखता है। इसलिए कंज्यूमर को मैनिपुलेट करने की बजाय उसे सम्मान देना चाहिए। आपको उससे ऐसे बात करनी चाहिए जैसे आप किसी समझदार व्यक्ति से बात कर रहे हों। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो उसे सही तरीके से समझाइए। अगर प्रोडक्ट का कोई स्पेसिफिक बेनिफिट है तो उसे बताइए। अगर कोई प्रूफ है तो उसे दिखाइए। ट्रस्ट एडवर्टाइजिंग की सबसे बड़ी करेंसी है। ओगिलवी की एडवर्टाइजिंग फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है, बिग आइडिया। एक महान कैंपेन में ऐसा सेंट्रल आइडिया होना चाहिए जिसे कंज्यूमर तुरंत समझ सके और लंबे समय तक याद रख सके। बिग आइडिया केवल एक स्लोगन नहीं है, यह पूरे कैंपेन का सेंट्रल थॉट होता है। उदाहरण के लिए रोल्स रॉयस के लिए ओगिलवी का प्रसिद्ध एडवर्टाइजमेंट एक स्पेसिफिक फैक्चुअल बेनिफिट पर आधारित था। उनका उद्देश्य केवल यह बताना नहीं था कि कार लक्सुरियस है, बल्कि ऐसी स्पेसिफिक डिटेल सामने रखना था जो रीडर की क्यूरियोसिटी पैदा करे। इस तरह फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइन के साथ जोड़ा गया। यहां से एक महत्वपूर्ण लेसन मिलता है। अगर आपके पास कहने के लिए कोई मीनिंगफुल बात नहीं है तो केवल डिजाइन से एडवर्टाइजमेंट महान नहीं बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक पावरफुल आइडिया है तो सिंपल प्रेजेंटेशन भी बहुत प्रभावी हो सकती है। एडवर्टाइजिंग में हेडलाइन पहला दरवाजा है। कंज्यूमर पहले हेडलाइन देखता है। अगर हेडलाइन उसे रोकती नहीं है
तो वो आगे नहीं पढ़ेगा। ओगिलवी ने हेडलाइन के महत्व पर बहुत जोर दिया था। उनके अनुसार औसतन बॉडी कॉपी की तुलना में हेडलाइन को कई गुना अधिक लोग पढ़ते हैं, इसलिए हेडलाइन पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हेडलाइन केवल क्लेवर होनी चाहिए। एक अच्छी हेडलाइन कंज्यूमर के लिए कोई मीनिंगफुल बेनिफिट, क्यूरियोसिटी या रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पैदा करती है। उदाहरण के लिए, हमारी नई मशीन आ गई है और ये नई मशीन आपके काम का समय आधा कर सकती है। दोनों हेडलाइंस में अंतर देखिए। दूसरी हेडलाइन कंज्यूमर के लिए एक पोटेंशियल बेनिफिट बताती है और बेनिफिट अटेंशन पैदा करता है। इसलिए हेडलाइन लिखते समय हमेशा पूछिए कि इसमें मेरे ग्राहक के लिए क्या है। आज के समय में लोग अक्सर मानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट छोटा होना चाहिए, लेकिन ओगिलवी की सोच इससे ज्यादा न्यूएंस थी। उनका मानना था कि अगर इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट है तो कंज्यूमर लंबी कॉपी भी पढ़ सकता है। समस्या लेंथ नहीं है, समस्या बॉर्डम है। अगर आप केवल खाली शब्द लिख रहे हैं तो 10 शब्द भी ज्यादा है, लेकिन अगर आपके पास यूजफुल इंफॉर्मेशन है तो लंबा एक्सप्लेनेशन भी वैल्यूएबल हो सकता है। इसलिए कॉपीराइटर को अपने प्रोडक्ट के बारे में जितना संभव हो उतना सीखना चाहिए। फिर उस इंफॉर्मेशन में से कंज्यूमर के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें चुननी चाहिए। हर सेंटेंस का उद्देश्य होना चाहिए। हर पैराग्राफ कंज्यूमर को आगे पढ़ने का कारण देना चाहिए। एडवर्टाइजिंग में कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज अक्सर नुकसान करती है। अगर कंज्यूमर को सेंटेंस समझने के लिए डिक्शनरी की जरूरत पड़ रही है तो एडवर्टाइजमेंट कमजोर है। अच्छा एडवर्टाइजर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझा सकता है। याद रखिए, सिंपल का अर्थ शैलो नहीं होता। सिंपल लैंग्वेज में भी डीप इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। एक अच्छे एडवर्टाइजमेंट में कंज्यूमर को यह महसूस होना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरी समस्या समझता है और इस प्रोडक्ट में मेरे लिए कुछ उपयोगी है। ओगिलवी एडवर्टाइजिंग में फैक्ट्स को बहुत महत्व देते थे। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई वास्तविक एडवांटेज है तो उसे बताइए। अगर आपके पास रिसर्च है तो उसका उपयोग कीजिए। अगर आपके पास डेमोन्स्ट्रेशन है तो उसे दिखाइए। अगर कोई मेजरेबल बेनिफिट है तो उसे स्पष्ट कीजिए। कंज्यूमर को केवल ये मत कहिए कि हम सबसे अच्छे हैं, बल्कि बताइए कि हम बेहतर क्यों हैं। यही डिफरेंस जेनेरिक एडवर्टाइजिंग और पर्सुएसिव एडवर्टाइजिंग के बीच है। एडवर्टाइजमेंट में इमेज केवल डेकोरेशन नहीं होनी चाहिए। इमेज का काम स्टोरी को मजबूत करना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग इमेज कंज्यूमर की क्यूरियोसिटी पैदा कर सकती है, लेकिन केवल ब्यूटीफुल इमेज पर्याप्त नहीं है। इमेज और मैसेज के बीच कनेक्शन होना चाहिए। कंज्यूमर को इमेज देखकर यह समझ आना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट किस बारे में है। ओगिलवी ने फोटोग्राफी और विजुअल स्टोरी टेलिंग के महत्व पर विशेष ध्यान दिया। उनके कई प्रसिद्ध कैंपेन्स में इमेज ने कंज्यूमर को रोकने और क्यूरियोसिटी पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग में भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। पहले कुछ सेकंड्स में व्यूअर को रुकने का कारण चाहिए। जब ओगिलवी ने यह पुस्तक लिखी तब टेलीविजन एडवर्टाइजिंग आज की तुलना में बहुत नया मीडियम था। फिर भी उनका मूल प्रिंसिपल वही रहा, मीडियम बदल सकता है लेकिन कंज्यूमर साइकोलॉजी नहीं बदलती। टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट में भी आपको अटेंशन चाहिए, फिर इंटरेस्ट चाहिए, फिर प्रोडक्ट बेनिफिट समझाना है और अंत एक्शन चाहिए। आज यही बात यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट फॉर्म वीडियो पर भी लागू होती है। आपके पास शायद कुछ सेकंड्स ही होते हैं, इसलिए शुरुआत पावरफुल होनी चाहिए। लेकिन केवल हुक पर्याप्त नहीं है, हुक के बाद वैल्यू भी देनी होगी। फूड एडवर्टाइजिंग में प्रोडक्ट को वास्तव में एपेटाइजिंग दिखाना जरूरी है। अगर आप फूड बेच रहे हैं तो कंज्यूमर को फूड देखने के बाद उसे खाने की इच्छा होनी चाहिए। इसलिए प्रोडक्ट को हीरो बनाइए, उसकी अपीयरेंस दिखाइए, उसकी क्वालिटी दिखाइए, उसका उपयोग कैसे होता है ये दिखाइए, और यदि रेलेवेंट हो तो प्रेपरेशन या रेसिपी भी उपयोगी हो सकती है। फूड एडवर्टाइजमेंट में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या ये देखकर मुझे इसे खाने का मन हो रहा है? टूरिज्म एडवर्टाइजमेंट केवल डेस्टिनेशन की सुंदर तस्वीर दिखाने का नाम नहीं है। असल उद्देश्य है कंज्यूमर के मन में यात्रा की इच्छा पैदा करना। उसे ये महसूस होना चाहिए
मैं वहां जाना चाहता हूं। इसलिए टूरिज्म एडवर्टाइजमेंट में एक्सपीरियंस महत्वपूर्ण है। आप केवल जगह नहीं बेचते, आप एक अनुभव, एक याद, एक एडवेंचर, एक आराम, एक एस्केप बेचते हैं। यानी डेस्टिनेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण है डेस्टिनेशन कंज्यूमर को क्या महसूस कराएगा। हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग में क्रेडिबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। यहां एग्जैजरेटेड क्लेम्स खतरनाक हो सकते हैं। कंज्यूमर को मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। जहां साइंटिफिक एविडेंस जरूरी हो, वहां फैक्ट्स और क्रेडिबिलिटी को प्राथमिकता देनी चाहिए। एडवर्टाइजिंग का उद्देश्य केवल सेल नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म ट्रस्ट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक कंपनी केवल प्रोडक्ट नहीं बेचती, वो एक इमेज भी बनाती है। कंज्यूमर के दिमाग में किसी ब्रांड के बारे में कुछ एसोसिएशंस बनते हैं। एक मजबूत ब्रांड वर्षों तक कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन करता है। इसलिए हर एडवर्टाइजमेंट को अलग अलग आइसोलेटेड इवेंट की तरह नहीं देखना चाहिए। हर कैंपेन ब्रांड की आइडेंटिटी बनाने में योगदान देता है। यही कारण है कि कंसिस्टेंसी महत्वपूर्ण है। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में एक बड़ा खतरा है क्रिएटिव बनने के चक्कर में सेलिंग भूल जाना। एक एडवर्टाइजमेंट बहुत फनी हो सकता है, बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है, बहुत इमोशनल हो सकता है, लोग उसे याद भी रख सकते हैं। लेकिन अगर किसी को यह याद ही नहीं कि एडवर्टाइजमेंट किस प्रोडक्ट का था, तो बिजनेस के लिए उसका फायदा सीमित हो सकता है। ओगिलवी का दृष्टिकोण था कि क्रिएटिव बनिए, लेकिन प्रोडक्ट को मत भूलिए। एडवर्टाइजमेंट का हीरो अंततः प्रोडक्ट और उसका बेनिफिट होना चाहिए। रिसर्च एडवर्टाइजर का कॉम्पास है। बिना रिसर्च के आप अनुमान लगा रहे होते हैं। रिसर्च आपको बता सकती है कंज्यूमर कौन है, उसकी जरूरत क्या है, वो प्रोडक्ट को कैसे देखता है, कॉम्पिटिटर्स की इमेज क्या है, कौन सा मैसेज ज्यादा प्रभावी हो सकता है, कौन सी चीज कंज्यूमर को कंफ्यूज करती है। आज डिजिटल मार्केटिंग ने रिसर्च को और पावरफुल बना दिया है। आप देख सकते हैं कौन सा एडवर्टाइजमेंट ज्यादा क्लिक्स ला रहा है, कौन सा वीडियो ज्यादा वॉच टाइम दे रहा है, कौन सा हेडलाइन ज्यादा रिस्पॉन्स ला रहा है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है। इसलिए मॉडर्न मार्केटर को डेटा से डरना नहीं चाहिए। किताब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यंग एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स के करियर से संबंधित है। ओगिलवी का संदेश था कि अगर आपको अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ना है तो केवल अपने जॉब टाइटल पर ध्यान मत दीजिए, अपने स्किल पर ध्यान दीजिए। अपने क्लाइंट की इंडस्ट्री को दूसरों से बेहतर समझिए। इतना सीखिए कि लोग किसी समस्या के लिए आपके पास आए। एक स्पेशलिस्ट बनने का प्रयास कीजिए। अपनी रेप्यूटेशन बनाइए। लेकिन रेप्यूटेशन केवल सेल्फ प्रमोशन से नहीं बनती। जब आपका काम लगातार अच्छा होता है तो रेप्यूटेशन बनती है। क्रिएटिव इंडस्ट्री को देखकर अक्सर लगता है कि सक्सेस केवल ब्रिलियंट आइडिया से आती है। ओगिलवी की कहानी इसका उल्टा बताती है। ग्रेट आइडियाज के पीछे रिसर्च होती है, प्रेपरेशन होती है, राइटिंग होती है, टेस्टिंग होती है, एडिटिंग होती है और बहुत मेहनत होती है। इसलिए अगर आप एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, यूट्यूब या बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो केवल इंस्पिरेशन का इंतजार मत कीजिए। काम कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, लर्न कीजिए, टेस्ट कीजिए और फिर इंप्रूव कीजिए। किताब के अंतिम हिस्से में ओगिलवी एडवर्टाइजिंग के अस्तित्व पर चर्चा करते हैं। क्या एडवर्टाइजिंग समाज के लिए अच्छी है या ये केवल लोगों को ऐसी चीजें खरीदने के लिए प्रेरित करती है जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है। ओगिलवी एडवर्टाइजिंग के समर्थक थे, लेकिन वे ये भी मानते थे कि एडवर्टाइजिंग को जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। एडवर्टाइजिंग इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, कंज्यूमर को मिसलेड नहीं करना चाहिए, बिजनेस को वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए और कम्युनिकेशन में ऑनेस्टी होनी चाहिए। इसलिए उनका विचार केवल कुछ भी करके बेचो वाला नहीं था, बल्कि सही प्रोडक्ट को सही कंज्यूमर तक सही इंफॉर्मेशन के साथ पहुंचाओ। डेविड ओगिलवी की फिलॉसफी को कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में समझा जा सकता है। पहला, कंज्यूमर को समझो। दूसरा, प्रोडक्ट को गहराई से समझो। तीसरा, रिसर्च करो। चौथा, एक मजबूत सेंट्रल आइडिया खोजो। पांचवा, क्लियर बेनिफिट कम्युनिकेट करो। छठा, फैक्ट्स और प्रूफ का उपयोग करो। सातवां, हेडलाइन पर मेहनत करो। आठवां, क्रिएटिव बनो।
लेकिन सेलिंग मत भूलो। नौवां, क्लाइंट रिलेशनशिप को पार्टनरशिप की तरह देखो। 10वां, लॉन्ग टर्म ब्रांड रेपुटेशन को शॉर्ट टर्म अटेंशन से ऊपर रखो। और 11वां, अपने काम की जिम्मेदारी लो। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या 1963 की ये किताब 2026 में भी उपयोगी है? उत्तर है हां, लेकिन प्रिंसिपल्स को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा। आज न्यूज़पेपर की जगह इंस्टाग्राम है, मैगजीन की जगह यूट्यूब है, डायरेक्ट मेल की जगह ईमेल मार्केटिंग है, टेलीविजन के साथ ओटीटी और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स है। लेकिन कंज्यूमर वही है, उसके पास लिमिटेड अटेंशन है। वो वैल्यू चाहता है, वो ट्रस्ट चाहता है, वो प्रूफ चाहता है, वो अपनी समस्या का सल्यूशन चाहता है। इसलिए ओगिलवी की मूल फिलॉसफी आज भी लागू होती है। मान लीजिए आप YouTube चैनल चला रहे हैं, आपकी वीडियो कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर थंबनेल पर कोई ध्यान नहीं देता तो वीडियो नहीं देखी जाएगी। इसलिए आपका थंबनेल आपकी हेडलाइन की तरह है, फिर टाइटल व्यूअर को क्लिक करने का कारण देता है, फिर शुरुआती कुछ सेकंड्स व्यूअर को रोकते हैं, फिर आपका कंटेंट उसे वैल्यू देता है और अंत में आपका कॉल टू एक्शन उसे अगला कदम लेने के लिए प्रेरित करता है। यह पूरा प्रोसेस ओगिलवी की फिलॉसफी से बहुत करीब है। अटेंशन, इंटरेस्ट, इंफॉर्मेशन, डिजायर, एक्शन। इसलिए यूट्यूब क्रिएटर भी एक प्रकार का मॉडर्न एडवर्टाइजर है। मान लीजिए आपकी छोटी चाय शॉप है, आप केवल ये लिखते हैं, हमारे यहां चाय मिलती है, इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन अगर आप ग्राहक के लिए कोई मीनिंगफुल बेनिफिट कम्युनिकेट करें, ताजी अदरक और गुड़ से बनी गर्मागर्म चाय, अब कंज्यूमर को प्रोडक्ट का अनुभव महसूस होने लगता है। ये केवल वर्डिंग का डिफरेंस नहीं है, ये कस्टमर बेनिफिट को कम्युनिकेट करने का डिफरेंस है। इसलिए किसी भी छोटे बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट बनाने से पहले पूछिए, मेरे कस्टमर को सबसे ज्यादा क्या चाहिए, और फिर उसी जरूरत को मैसेज का केंद्र बनाइए। एंटरप्रेन्योर के लिए ओगिलवी की सबसे बड़ी शिक्षा है, सेल दी वैल्यू, नॉट मियरली दी प्रोडक्ट। अगर आप कोर्स बेच रहे हैं तो केवल कोर्स की फीचर्स मत बताइए, बताइए कि कस्टमर क्या सीख पाएगा। अगर आप फूड बेच रहे हैं तो केवल इंग्रेडिएंट्स मत बताइए, कस्टमर को टेस्ट और एक्सपीरियंस समझाइए। अगर आप कंसल्टिंग बेच रहे हैं तो केवल अपना एक्सपीरियंस मत बताइए, बताइए कि कस्टमर की कौन सी समस्या सॉल्व होगी, यानी फीचर से बेनिफिट की ओर जाइए। अब पूरी किताब को एक सरल फॉर्मूला में समझते हैं। स्टेप 1, रिसर्च, अपने कस्टमर को समझिए। स्टेप 2, प्रोडक्ट नॉलेज, अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर से बेहतर समझिए। स्टेप 3, कंज्यूमर प्रॉब्लम, ये समझिए कि कस्टमर की वास्तविक समस्या क्या है। स्टेप 4, बेनिफिट, बताइए कि आपका प्रोडक्ट उस समस्या को कैसे सॉल्व करता है। स्टेप 5, बिग आइडिया, ऐसा सेंट्रल आइडिया खोजिए जो कैंपेन को मेमोरेबल बनाए। स्टेप 6, पावरफुल हेडलाइन, पहले ही क्षण में अटेंशन प्राप्त कीजिए। स्टेप 7, पर्सुएसिव कॉपी, क्लियर और यूजफुल इंफॉर्मेशन दीजिए। स्टेप 8, प्रूफ, जहां संभव हो फैक्ट्स और एविडेंस दीजिए। स्टेप 9, स्ट्रॉन्ग विजुअल, ऐसा विजुअल इस्तेमाल कीजिए जो मैसेज को मजबूत करे। स्टेप 10, कॉल टू एक्शन, कंज्यूमर को अगला कदम स्पष्ट रूप से बताइए। स्टेप 11, मेजर, देखिए कि कैंपेन वास्तव में रिजल्ट दे रहा है या नहीं। स्टेप 12, इंप्रूव, जो काम नहीं कर रहा है उसे बदलें और जो काम कर रहा है उसे मजबूत करें। डेविड ओगिलवी की कॉन्फेशंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन को केवल एडवर्टाइजिंग की किताब समझना इसके महत्व को छोटा कर देना होगा। असल में यह किताब कम्युनिकेशन की किताब है। यह हमें सिखाती है कि लोगों का ध्यान कैसे आकर्षित करें, उन्हें कैसे समझें, उनकी जरूरतों को कैसे पहचानें, अपने प्रोडक्ट की वास्तविक वैल्यू को कैसे कम्युनिकेट करें, एक टीम को कैसे लीड करें, क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप कैसे बनाएं, और सबसे महत्वपूर्ण, ऐसा काम कैसे करें जिसका वास्तविक परिणाम दिखाई दे। ओगिलवी हमें यह भी याद दिलाते हैं कि क्रिएटिविटी अपने आप में लक्ष्य नहीं है। क्रिएटिविटी एक पावरफुल टूल है, लेकिन टूल का मूल्य तभी है जब वो किसी वास्तविक उद्देश्य को पूरा करे।
इसलिए अगली बार जब आप कोई एडवर्टाइजमेंट देखें तो केवल ये मत पूछिए कि ये एडवर्टाइजमेंट अच्छा दिख रहा है या नहीं। इसके बजाय पूछिए कि ये एडवर्टाइजमेंट मुझे क्या बताना चाहता है, इस प्रोडक्ट का मेरे लिए क्या बेनिफिट है, क्या इसके पीछे कोई वास्तविक रीजन है, क्या ये मुझे एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। और अगर आप स्वयं बिजनेस, मार्केटिंग, यूट्यूब या एडवर्टाइजिंग में हैं, तो एक और सवाल पूछिए, मैं अपने कस्टमर को केवल प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक मीनिंगफुल रीजन क्यों नहीं दे रहा हूं। यही डेविड ओगिलवी की सबसे बड़ी सीख है। लोगों का अटेंशन जीतना आसान हो सकता है, लेकिन उनका ट्रस्ट जीतना कठिन है। और लॉन्ग टर्म बिजनेस वही बनाता है जो अटेंशन के बाद वैल्यू देता है, वैल्यू के बाद ट्रस्ट बनाता है और ट्रस्ट के बाद रिलेशनशिप बनाता है। यही एक महान एडवर्टाइजर की पहचान है, यही एक महान मार्केटर की पहचान है और यही एक सफल बिजनेस की नींव है। दोस्तों, आज हमने डेविड ओगिलवी की महान पुस्तक कन्फेशंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन से सीखा कि सफल एडवर्टाइजिंग केवल क्रिएटिविटी का खेल नहीं है। यह रिसर्च, साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और बिजनेस रिजल्ट्स का कॉम्बिनेशन है। अगर आपको इस ऑडियो बुक समरी से कुछ नया सीखने को मिला हो तो ऑडियो बुक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्स, एडवर्टाइजिंग या एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। याद रखिए, अच्छा एडवर्टाइजमेंट लोगों का ध्यान खींचता है, महान एडवर्टाइजमेंट लोगों को एक्शन लेने का कारण देता है। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में एक नई किताब और नए विचारों के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने विचारों को अपनी सफलता में बदलते रहिए। धन्यवाद।